हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS अकेडमी। माय नेम इज दीक्षा और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम देखेंगे अबाउट डीप सी माइनिंग, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और पूरे वर्ल्ड में रेस क्यों लगी हुई है कि हमें भी डीप सी माइनिंग करनी है। ऐसा कौन सा कंपटीशन इस डीप सी माइनिंग की वजह से इमर्ज हुआ। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे अगर हाई सीज के अंदर डीप सी माइनिंग कंडक्ट करनी है तो क्या प्रोसीजर रहता है, किससे परमिशन लेनी पड़ती है, वन बाय वन सारे एस्पेक्ट में सेशन के अंदर आपको बताऊंगी। पर सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा कि वाटर को हमने कैसे क्लासिफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स। वो ज्यादा रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 200 नॉटिकल माइल से इंटरनल साइड पे किसी को डीप सी माइनिंग करनी है तो क्या वो कंट्री की ही ज्यूरिसडिक्शन में आएगा या फिर वहां पे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वन बाय वन सारी चीजें बताऊंगी। पर उससे पहले अगर आपको यूपीएससी या फिर स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो O2IS अकेडमी में इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह एक्ट कर सकता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस आपके सारे ही एग्जाम्स में बढ़ती जा रही है, तो उनको कॉम्प्रिहेंसिवली अगर कंप्लीट करना है, ठीक से प्रिपेयर करना है, टेस्ट देने हैं, तो आपके लिए करंट अफेयर्स का एक कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें क्लास तो कॉमन ही रहती है जो यूट्यूब के ऊपर भी आती है, बट इसमें कुछ एडिशनल चीजें आपको बेनिफिट दे जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक वेडनेसडे को 1.5 घंटे का लेक्चर आपको दिया जाता है जिसमें वैल्यू एडिशन प्लस आंसर राइटिंग कैसे प्रॉपरली करनी है, डायनेमिक क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, वो आपको सिखाया जाएगा। सेकेंड इज इसमें आपका एक वीकली टेस्ट भी रहता है। जैसे इस हफ्ते में जो टेस्ट होगा वो लास्ट वीक के ही आर्टिकल्स में से उठाया जाएगा। इसमें आपकी मेंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है और आपको पता भी लग जाता है कि आंसर राइटिंग में मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इवैल्यूएट करके आपको शीट्स भी पोर्टल पे वापस करी जाती हैं। इसी के साथ यहाँ पे कंपाइलेशंस भी दी जाती हैं आपको, जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में रहती हैं। एंड सेकेंड थिंग, इसमें मेंटरशिप सेशन भी आपके लिए रहता है एंड वीकली एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है। अगर कोई भी क्वेरी है इन केस, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अगर पीपीटी का पीडीएफ आपको चाहिए जो कि प्रिंटेबल नहीं होता, वो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाता है। इसमें पूरा कंपाइल एक हफ्ते का आपको पीपीटी का पीडीएफ मिल जाता है। नाउ स्टार्ट करते हैं। ये डीप सी माइनिंग है क्या? वैसे तो सी माइनिंग भी एक टर्म है, पर डीप सी कब बोलेंगे? जब आप वाटर के अंदर जाते जाओगे 200 मीटर डेप्थ के नीचे, मतलब 200 मीटर के नीचे जब चलेगे तो उसको बोला जाएगा डीप सी माइनिंग। 65% जो अर्थ का सरफेस है वो डीप सी कवर के थ्रू ही कवर्ड है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ये पूरे प्लैनेट पे होल्ड करता है। नाउ 3 मेजर मेथड्स होते हैं जिसके जरिए हम यहाँ पे डीप सी माइनिंग करते हैं। अब जब माइनिंग वर्ड बोला ना, तो सरफेस पे भी तो चल ही रही है। आप चले जाओ सीएनपी प्लेटू की तरफ, चले जाओ छोटा नागपुर प्लेटू, वहां पे भी तो माइनिंग चल रही है। ओडिशा में आप जाते हैं, बॉक्साइट की माइनिंग चल रही है। तो वाटर के अंदर जब सेम माइनिंग करते हैं तो उसको बोल दिया जाता है डीप सी माइनिंग। एंड डीप सी क्यों बोला? तो 200 मीटर की डेप्थ पे हम जा चुके हैं, उससे भी नीचे जा चुके हैं। तभी तो इंडिया ने जब अपना मत्स्य 6000 लॉन्च करा तो 6000 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये डीप सी माइनिंग के लिए हमने बना रखा है। 6000 मीटर के सी बेड पे वो जा सकता है। तो सबसे पहले तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसके लिए पहले आपको एक इमेज देखनी पड़ेगी कि जब माइनिंग कंडक्ट करी जाएगी ना, तो बहुत सारी मशीनरी सी बेड के ऊपर जाएगी। पहले सर्वे होंगे कि कहाँ पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है। नोड्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, गांठों की फॉर्म में बड़ी सारी मेटल एक क्लस्टर में अवेलेबल होगी। पॉली यानी कि मैनी, मेटालिक यानी कि बहुत से मेटल्स यहाँ पे अवेलेबल है। मेटल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे निकल है, देन कोबाल्ट है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ना, ये टोटल होते हैं 17। इवन यूपीएससी 2026 प्री के अंदर ये स्टेटमेंट भी आ गया था इसके ऊपर एक। इसके अलावा सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड माइनिंग भी कंडक्ट करी जाती है, क्योंकि सल्फर की एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बेस मेटल की तरह एक्ट करती है फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक वो भी इसी में देखे जाते हैं। एक कोबाल्ट रिच क्रस्ट माइनिंग भी कंडक्ट करी जाती है जिसमें कोबाल्ट, प्लेटिनम एंड मैंगनीज है। पर इन सारे मिनरल्स के ऊपर फोकस क्यों किया जा रहा है? माइनिंग तो हमें कंडक्ट करनी है क्योंकि ये क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। आज के टाइम पे आपको जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वहां पे, या रिन्यूएबल एनर्जी है, डिफेंस टेक, स्पेस टेक, नैनोटेक, एवरी टेक्नोलॉजी जो इमर्ज कर रही है आज के टाइम पर, वहां पे ये निकल, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट सारे ही आपको चाहिए होंगे। बैटरीज बनानी है, आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमको बनाना है, पर बैटरी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? मिनरल चाहिए, लिथियम। पर लिथियम अपने पास अवेलेबल नहीं है, हमें किसी और कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करनी पड़ती है। जैसे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, इनके पास लिथियम ही लिथियम प्रेजेंट है। तो हमें इनके साथ अपना टीम भेजना पड़ता है। क्यों? ताकि यहाँ पे लिथियम के जो ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर हम अपना होल्ड बना सके, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर सकें और लिथियम की सप्लाई इंडिया तक आती रहे।
तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि लिथियम की रेलिवेंस है, पर हमारी कंट्री में वो अवेलेबल नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के रियासी रीजन में आपने देखा लिथियम निकला तो, पर इकोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हो ही नहीं पाया। तो मतलब एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरा किसी और कंट्री से खरीदने पड़ेंगे, तीसरा सप्लाई का रिस्क हमेशा बना रहेगा। हो सकता है दूसरी कंट्री आपको लिथियम देने से मना कर दे, तो वहाँ पे सप्लाई का रिस्क भी बना रहता है। एंड आज की इमर्जिंग टेक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं। इन्हीं को बोला क्रिटिकल मिनरल। इन मिनरल्स की वजह से हम ट्रांजिशन नहीं कर सकते टुवर्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये तो एक सेगमेंट आया। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी आपको अगर जाना है ना, तो एक टर्म यूज होती है ऑक्सीमोरोन। तो इसका मतलब होता है कि आप ना बीच में लाए कर रहे हो कहीं पे ट्रांजिशन में, बिना पॉल्यूशन क्रिएट करे आप क्लीन एनर्जी की तरफ नहीं आ सकते। आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्यों बनाया? ताकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन आ रहे थे उनको कंट्रोल किया जा सके। पर दिक्कत कहां पे आई? आपको माइनिंग करनी पड़ी उस मिनरल को निकालने के लिए, तो पॉल्यूशन हुआ, पर आप फिर ट्रांजिशन करें टुवर्ड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जितनी भी आती हैं वहां पे आपको मिनरल्स चाहिए ही होंगे। विंड टर्बाइन है, सोलर एनर्जी स्टोरेज है, डिफेंस टेक, सेमीकंडक्टर, एवरी टेक्नोलॉजी, वहां पे आपको ये मिनरल्स चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले आप सर्वे करते हो कि कहां पे ये नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे, फिर शिप जाता है, एक सबमर्सिबल जाता है, सबमर्सिबल नीचे अपने जो आर्म्स होती हैं रोबोटिक टाइप ऑफ, वो सारी यहाँ पे लॉन्च करी जाती हैं, क्रॉलर्स भेजे जाते हैं ताकि उन नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करा जाए। फिर एक पाइप के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। ये देखो यहाँ पे वेंट्स लगे हुए हैं प्रॉपर, ये सारी पाइप्स लगी हुई हैं ताकि वो जो एक्सट्रैक्शन करी वो दोबारा से वापस ऊपर वाटर के लेवल पे जो शिप प्रेजेंट होगी वहां पे भेजी जा सके। फिर प्रोसेसिंग सरफेस के ऊपर करी जाएगी। प्रोसेसिंग करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये पॉलीमेटालिक है। एक ही क्लस्टर के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर आपको मल्टीपल मेटल्स यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। जैसे यहाँ पे नोटिस करो एक हाइड्रोथर्मल वेंट बना रखा है। हाइड्रोथर्मल, हाइड्रो इंडिकेट कर रहा है वाटर को, हाइड्रो मतलब वाटर, एंड थर्मल इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर को। क्यों? क्या होता है जब आप इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे आ जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, ये आप हो यहाँ पे। फिर ये वाटर वाला पार्ट आ गया जहां पे हम क्या कंडक्ट कर रहे हैं बिलो 200 मीटर, दैट इज डीप सी माइनिंग। अब डीप सी पे इस बेड पे जाके आपको क्या मिल रहे हैं? क्लस्टर ऑफ मेटल्स, यानी कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। इनको आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऊपर ले गए। अब यहीं पे एक क्रस्ट बना होगा, माउंटेनियस स्ट्रक्चर बना होगा, जिनको बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। वेंट इंडिकेट कर रहा है पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इनमें से ना स्मोक निकलता रहता है कॉन्टिन्यूअसली। क्यों? क्योंकि जब आप जैसे जैसे नीचे की तरफ आओगे ना, ऊपर सनलाइट की अवेलेबिलिटी थी तो ऊपर वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो गर्म होगा, हाई होगा कंपैरेटिवली। पर जैसे जैसे आप बॉटम पे आओगे ना डीप सी में, तो यहाँ पे टेम्परेचर लो होता जाएगा, ठंडा पानी मिलेगा। पर जब आप नीचे मेंटल की तरफ आओगे, ये तो क्रस्ट वाले पार्ट थे, टॉप वाले पार्ट थे, पर क्रस्ट के अंदर क्या आती है? मेंटल। यहाँ पे टेम्परेचर दोबारा से हाई होगा। और अगर चीजें हाई होती हैं, जैसे कुकर होता है ना, कुकर के अंदर जो भी चीज आपने प्रोड्यूस करी, एक टाइम आएगा वो सीटी मारेगा। क्यों? क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रखा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रखा है, तो वो बाहर को निकलने की ट्राई करता है। तो उसी वजह से क्या बन जाते हैं? हाइड्रोथर्मल वेंट। यहाँ पे माउंटेनियस स्ट्रक्चर बने, एंड ये जो अंदर से मटीरियल होगा जिसका टेम्परेचर हाई है वो कॉन्टिन्यूअसली बाहर की तरफ को आएगा। तो ये जो स्मोक यहाँ पे निकलेगा ये दो तरह का होता है। एक होता है ब्लैक कलर का और एक होता है व्हाइट कलर का। ब्लैक कलर का स्मोक इसलिए क्योंकि उसमें पॉलीमेटालिक जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं, एंड सल्फर वगैरह प्रेजेंट हो सकता है। एंड वाइट स्मोक क्यों निकला? क्योंकि कैल्शियम लाइक मिनरल्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि लाइट कलर में है कंपेयर टू पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। तो मतलब आप क्या देख रहे हो कि इसी में क्या कवर करे जाते हैं? हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी। तभी तो क्लासिफिकेशन में यहाँ क्या लिखा था कि जब सल्फाइड की माइनिंग करी जाती है तो उसमें डिपॉजिट जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में होते हैं उनको भी बाहर निकाल दिया जाता है। डीप सी माइनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स के पीछे भी एक रेस लगी हुई है कि हमें भी ये मिनरल चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये स्ट्रैटेजिकली इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं जैसे एक टाइम पे फ्यूल हुआ करता था। पर मिनरल क्यों है? क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो शिफ्ट कर रही है। हमेशा आप फ्यूल पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाले, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी ड्रिवन आपके व्हीकल्स हो जाएंगे। तो इमर्जिंग टेक आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऑनशोर जो मिनरल्स हैं वो डिप्लीट करते जा रहे हैं। ऑनशोर मतलब जो जमीन के ऊपर थे, अब हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं ऑफशोर मिनरल्स को। तो मतलब स्ट्रेटेजिकली ये गवर्नमेंट, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी पावर प्लेयर्स हैं, सभी के लिए ये जो मिनरल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। नाउ कम्स रेगुलेशन कैसे करी जाएगी डीप सी माइनिंग की। तो सबसे पहले तो आपको वाटर की जोन्स देखनी है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया का कोस्टल पार्ट है, यहाँ से जब आप 12 नॉटिकल माइल आगे जाओगे यहाँ आएगी टेरिटोरियल जोन, फिर 12 यहाँ तक आ गई, 12 के आगे और 12 जाओगे तो टोटल हो गया 24 नॉटिकल माइल, ये आएगी कॉन्टिग्यूअस जोन। इसके बाद आप चले जाओगे 200 नॉटिकल माइल, तो ये बन जाएगी आपके पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
12 नॉटिकल माइल के बाद आ जाएंगे हाई सीज, ठीक है, या इनको इंटरनेशनल सीज भी बोल देते हैं। मतलब ये नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है। मतलब नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के अगर बियॉन्ड है तो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में कितना एरिया आएगा, दिस वन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि 200 नॉटिकल माइल तक का था, ये नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया को डीप सी माइनिंग करनी है विद इन रेंज ऑफ 200 नॉटिकल माइल, तो उसको इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के अंडर एक ऑथराइज्ड बॉडी है, वही परमिशन देती है, वही रेगुलेशन बताती है, वही लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि कहाँ पे आपको डीप सी माइनिंग करनी है। पर ये डीप सी माइनिंग अलाउ करती है इन हाई सीज, ठीक है, जो आईएसए का रोल आ जाता है। पर थोड़ा बहुत रोल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के टाइम पे भी होगा। फॉर एग्जांपल, इंडिया अगर बोल देना कि 200 नॉटिकल माइल तक तो मेरे ज्यूरिसडिक्शन में है, पर अगर हो सकता है कि 30-40 नॉटिकल माइल इनको और आगे तक डीप सी माइनिंग कंडक्ट करनी है, फिर किसका रोल आ गया, वो हाई सी का रोल आ गया। तो हाई सी के लिए कौन चेक कर रहा है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो मेन ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, और इसी के अंडर जो अथॉरिटी आएगी दैट इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो मतलब जैसे ही नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चलेंगे तो वहां पे रोल किसका आ जाएगा, यूएन क्लॉज का। और उसकी भी कौन सी अथॉरिटी, दैट इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। और इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इसके हेडक्वार्टर्स ये कैरिबियन सी आ गया, यहीं पे जमाइका है और किंगस्टन में इसके हेडक्वार्टर्स बेस्ड हैं। बाकी अभी के टाइम पे मोर देन 168 स्टेट इसमें मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन को भी इंक्लूड करके। एंड बाकी और भी जो छोटी छोटी बॉडीज हैं, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर कमीशन बनाया गया है, या फिर लॉ ऑफ सी ट्राइब्यूनल जो बनाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन में काम करता है। अब ध्यान रखना, ये किस प्रिंसिपल पे चलते हैं, तो कॉमन हेरिटेज फॉर मैनकाइंड। कॉमन हेरिटेज का मतलब है कि आप एक बार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर चले गए, फिर आएगा इंटरनेशनल सीज, जो कि अभी तक सिर्फ 0.1% मैं बोलूंगी कि एक्सप्लोर हमने करे हैं। ठीक है, अभी बोलते हैं ना जो वाटर स्पीशी है वो हमें 10% ही पता है, बाकी को तो आइडिया नहीं है कि कैसी कैसी स्पीशी एग्जिस्ट करती होंगी। तो उसमें क्या बोला गया कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, मतलब इसके ऊपर कोई रूल नहीं करेगा। कोई एक कंट्री के लिए ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इन इंटरनेशनल वाटर, उसके ऊपर किसी एक कंट्री का रूल नहीं चलेगा। तभी एक बॉडी बनाई गई जो सबको परमिशन देगी, चेक भी करेगी, प्रिकॉशनरी जो मेजर हैं उनको भी लेगी। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यहाँ पे इन्होंने फॉलो करा हुआ है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब है कि प्रिकॉशन पहले आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को किसी सी बेड पे जो डीप ओशन माइनिंग है वो कंडक्ट करनी है, पर वहां पे स्पीशीज बहुत ज्यादा है, मेरीन इकोसिस्टम के अंदर स्पीशीज बहुत सारी अवेलेबल हैं जिनकी शायद जो एग्जिस्टेंस है वो थ्रेट में आ सकती है बिकॉज ऑफ माइनिंग। तो उस टाइम पे प्रिकॉशन लिया जाएगा, क्योंकि साइंटिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दी कि इस एरिया के अंदर अगर हम माइनिंग कंडक्ट करते हैं तो यहाँ का जो मरीन इकोसिस्टम है वो नेगेटिवली बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। तो उस केस में क्या होगा, डिनाई कर दिया जाएगा, यानी कि प्रिकॉशन पहले लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो माइनिंग है वो 2 साल लगाए 3 साल लगाए करने में, पर जब ये इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन होगी हम दोबारा से थोड़ी स्पीशी को लेके आ सकते हैं। आजकल डी एक्सटिंक्शन पे भी काम किया जाता है, पर उतना ज़्यादा सर्वाइवल रेट थोड़ी होता है जैसे वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा था। तो उसको रिकवर करते करते डेकेड्स लग सकते हैं, 2 डेकेड 3 डेकेड 30 साल 40 साल पता नहीं कितने लग सकते हैं, ये शायद इन्फिनाइट, कभी हम रिकवर ना भी कर पाएं। तो इसी वजह से यहाँ पे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी अपना रोल प्ले करता है। तो कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड प्लस प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है उसको ही ये फॉलो करते हैं। और प्लस क्यों बोला ऐसा, क्योंकि इक्विटेबल शेयरिंग चाहते हैं हम रिसोर्सेज की इन एरियाज के अंदर। मरीन साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करा जा सके, जिसमें एक टर्म भी आती है बायो प्रॉस्पेक्टिंग। बायो प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब है कि आप मरीन रिसोर्सेज को जब इंस्पेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि क्या इसमें पोटेंशियल है मेडिसिन बनाने का, और फिर ये मेडिसिन यहाँ से बनाई जाएगी। तो इक्विटेबल शेयरिंग ही रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, याद रखना। बाकी याद रखिएगा, इंडिया यूएन क्लॉज में रेटिफाइड है। 1982 में हमने यूएन क्लॉज में सिग्नेचर कर दिए थे, एंड रेटिफिकेशन मतलब डबल सिग्नेचर हमने कब करे, तो 1995 में। तो मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडिया रिस्पेक्टफुली उन सारे रूल्स को फॉलो करता है। आप मुझे बताना यूएस क्या इसके लिए रेटिफाइड है या नहीं। अब एनवायरमेंटल कंसर्न भी बहुत सारे आते हैं जब डीप सी माइनिंग कंडक्ट करी जाती है। जब मशीन चलेगी तो आवाज़ भी आएगी वहाँ पे, जैसे साउंड है ना वो ट्रेवल करती है सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड वहीं पे प्रोड्यूस होगी, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस के अंदर। तो यहाँ पे जब मशीन्स चलेंगी, नीचे क्रॉलर चलेंगे, तो डीप सी के अंदर बहुत शांत एनवायरनमेंट है। वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको लाइट में रहने की आदत नहीं है। अगर लाइट है भी तो बायोल्यूमिनेसेंस के थ्रू है, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचुरली ही लाइट एमिट करने की टेंडेंसी होती है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि वो जो मरीन इकोसिस्टम है उसको हम डिस्टर्ब करने वाले हैं अगर ऑफशोर माइनिंग इतनी ज़्यादा एक्सक्लूसिवली करी जाएंगी। नॉइस होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, लाइट पोल्यूशन आएगा,
वेल, शार्क, टूना एंड मैनी मोर मरीन की स्पीशी, स्क्विड्स वगैरह आ गए, डॉल्फिन्स आ गई, ये सारी इम्पैक्ट होंगी। तो ये इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं और स्लो इकोसिस्टम रिकवरी डेकेड्स लग सकते हैं। अब इंडिया ने भी क्या करा है, डीप ओशन मिशन चला रखा है जिसमें हमने बनाया है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 इसको बिल्कुल लास्ट में बताती हूँ आपको, वहां पे इमेज के थ्रू हम इसको कवर कर लेंगे। एंड अभी की डेवलपमेंट क्या क्या है, तो हमने ना बड़े सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं इंडिया ने भी। ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव बोलते हैं इनको। ब्लू इंडिकेट कर रहा है वाटर को, इकोनॉमी इंडिकेट कर रहा है मॉनेटरी वैल्यू को। यानी कि जब भी हमने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट यहां से करा, वाटर से एक्सट्रैक्ट करा, आगे चल के इमर्जिंग टेक बनी, इकोनॉमिकल वैल्यू इसने होल्ड करी। सेम फिशिंग भी जब कंडक्ट करी जाती है तो फिशिंग भी आगे फिश बेची गई तो उससे भी क्या हुआ, जो इनकम थी वो जनरेट हुई, तो ब्लू इकोनॉमी का एग्जांपल है। बायो इकोनॉमी अगर बोला तो वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड रहेंगे। जैसे फिशिंग जब कंडक्ट हुई तो वो ब्लू इकोनॉमी एज वेल एज बायो इकोनॉमी का भी पार्ट है। पर जब मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन करी तो उसमें सिर्फ ब्लू इकोनॉमी आएगी, ठीक है, वाटर से जो हमने रिसोर्सेज अटेन करे थे। बाकी सागरमाला प्रोग्राम चला रखा है। इंडिया और नॉर्वे का एक टास्क फोर्स है ब्लू इकोनॉमी के ऊपर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। ओशन सर्विसेज, मॉडलिंग, एप्लीकेशन, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर काम किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट एंड नेशनल फिशरीज पॉलिसी, इन पे भी हम काम कर रहे हैं। नाउ लीगल फ्रेमवर्क में अगर रेगुलेशन देखें माइनिंग वगैरह की, तो मैरीटाइम टेरिटरी और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये खुद देखेंगे हम, क्योंकि ये 200 नॉटिकल माइल के एरिया में आ रहा है। पर जब हाई सीज या फिर इंटरनेशनल सी बेड में हमें एक्सप्लोरेशन करनी है तो उसमें हमें परमिशन चाहिए होगी फ्रॉम यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज में भी कौन परमिशन देगा, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। एंड याद रखना वो जो मैंने आपको बताया ना कि अगर नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन से थोड़ा सा हम एक्सटेंड हो जाते हैं कि 200 नॉटिकल माइल तक तो अलाउड था, पर हमें लगा कि नहीं यार 300 नॉटिकल माइल तक जाना पड़ेगा, तो 200 तक तो ठीक है, पर जो 100 एडिशनल हुए ना वहां पे यूएन क्लॉज यानी कि आईएसए से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड ये परमिशन मेंशन करी गई है आर्टिकल नंबर 82 ऑफ यूएन क्लॉज। इसी के साथ यूएन क्लॉज में हम रेटिफाइड हैं, याद रखना, यानी कि बाइंडिंग है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे फॉलो करी जाती है। अब एक्सप्लोरेशन के लिए अगर लाइसेंस आपको चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप कंट्री हो, इंडिया है जैसे, ये चाहते हैं कि नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन के बियॉन्ड भी हमें डीप सी माइनिंग करनी है। एप्लीकेशन कहाँ पे फाइल करी जाएगी, दैट इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी में एक प्रॉपर कमीशन होगा जो चेक करेगा कि क्या क्या एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हो सकते हैं, क्या ये एरिया एप्लीकेबल है सी बेड माइनिंग करने के लिए। वो सारी चीजें कौन देखेगा, आईएसए देखेगा। या हो सकता है इंडिया में ही कोई प्राइवेट कंपनी है वो बोले कि हमारे पास जो माइनिंग की टेक्निक्स हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं, हमें करनी है, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें स्पॉन्सर करेगी। स्पॉन्सर करने के बाद वो दोबारा से सारा प्रोसीजर चलेगा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के पास में। एंड मान लो हो सकता है कि इंडिया अलॉन्ग विद एनी अदर कंट्री वो एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं डीप सी माइनिंग में, तो वहां पे भी परमिशन लगेगी फ्रॉम इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। अच्छा, एक जोन भी बनता है क्लेरियन क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन। ये बिल्कुल ये वाला जो पार्ट आ गया आपका, दैट इज मैक्सिको वाला, और यहाँ पे हवाई वाला पार्ट, उसके बीच में ये वाला हवाई वाला पार्ट, तो इसके बीच में ये फ्रैक्चर जोन बनी है जहां पे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की बहुत बढ़िया प्रेजेंस है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल यानी कि क्लस्टर जो मेटल्स का रहेगा, इसके पीछे सारी कंट्रीज की नजरें गड़ी हुई है कि हमें भी यहाँ पे डीप सी माइनिंग कंडक्ट करनी है। 4.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है ये, और सबसे ज्यादा जो रिच डिपॉजिट मिलते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल के वो यहीं पे अवेलेबल है। ये वाला केस अभी पेंडिंग है तो मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही। ये इंडिया का डीप ओशन मिशन है मत्स्य 6000। अब 6000 क्या इंडिकेट कर रहा है कि कितने डेप्थ तक ये सबमर्सिबल जा सकता है। तो सबमर्सिबल के अंदर जो एक्वानॉट्स बैठेंगे, जैसे एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, जो वाटर में जाएंगे उनको एक्वानॉट्स बोला जाएगा। तो 6000 मीटर तक ये सबमर्सिबल जा सकता है। बाकी इसकी बॉडी टाइटेनियम एलॉय की बनी हुई है ताकि कोरोड ना करे वाटर में जब रहे। इमरजेंसी एंड्योरेंस इसके अंदर लगभग 96 आवर्स के लिए है। एंड जो प्रेशर मेंटेन करा गया है वो 600 बार्स का करा गया है। कम्युनिकेशन, नेविगेशन, पेलोड, सेफ्टी सिस्टम, एवरीथिंग इसके अंदर एडिड है। मतलब इसको हम सारे पर्पज से यूज करेंगे, चाहे से डीप सी एक्सप्लोरेशन करनी है, रिसोर्स की एक्सप्लोरेशन करनी है, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट स्टडी कंडक्ट करना है, यानी कि हाइड्रोग्राफी भी कर सकते हैं और ओशनोग्राफी भी कर सकते हैं। हाइड्रोग्राफी इंडिकेट करता है कि हम सी बेड फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि कहाँ पे हाइट ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ फ्लैट है, ताकि नेविगेशनल रूट्स वगैरह प्रॉपर्ली बनाए जा सके, जिसे हम नॉटिकल कार्टोग्राफी भी बोलते हैं। कि सी बेड स्टडी तो हमने कर लिया, अब उसको हमने चार्ट के ऊपर बनाना है, मैपिंग उसकी प्रॉपर करनी है, दैट इज नॉटिकल कार्टोग्राफी। एंड ओशिनोग्राफी जब हमने बोला कि क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया, क्या कोई प्रेशर में चेंज आया, तो वो सारा भी हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं।
ये हाइड्रोथर्मल वेंट है जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बता दिए। इस तरह से मेंटल वाले पार्ट में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जबकि डीप सी का जो वाटर है ये ठंडा होएगा। ठीक है, ठंडे का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर लो रहेगा, तो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से ये हाइड्रोथर्मल वेंट बनते हैं। एंड बाकी कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ये याद रखिएगा। एंड देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल जो 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल वाटर। इसको सॉल्व करने की ट्राई करना एंड आंसर करना इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।